नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारी आंखों से तो छिपी हुई है, लेकिन हमारे आसपास की हर चीज का आधार वही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की, मतलब परमाणुओं की उस गजब की आर्किटेक्चर की, जो किसी भी चीज को उसकी शक्ल और उसके गुण देती है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि हीरा जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और ग्रेफाइट जिससे पेंसिल की नोक बनती है, दोनों ही एक ही चीज यानी शुद्ध कार्बन से बने हैं। तो फिर एक इतना सख्त और दूसरा इतना नरम कैसे हो सकता है? जमीन आसमान का अंतर क्यों है? देखिए, इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि अंदर छपा है, परमाणुओं की अपनी अंदरूनी व्यवस्था में। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ठीक है, इस दुनिया में और गहराई से जाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम ठोस चीजों को उनके अंदरूनी ढांचे, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर बांटते कैसे हैं। यकीन मानिए, यही क्लासिफिकेशन सब कुछ समझने की पहली सीढ़ी है। तो देखिए, मोटे तौर पर ठोस दो तरह के होते हैं। पहले हैं क्रिस्टलीय ठोस, जैसे नमक या हीरा। इनमें क्या होता है कि परमाणु एकदम डिसिप्लिन होते हैं, एक परफेक्ट रेगुलर पैटर्न में जमे होते हैं। इसी वजह से जब ये पिघलते हैं ना, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प, एकदम सटीक होता है। और फिर दूसरे आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जैसे कांच या प्लास्टिक। यहाँ परमाणुओं की कोई फिक्स व्यवस्था नहीं है, सब बस जैसे तैसे बिना किसी ऑर्डर के इकट्ठे हो गए हों। इसीलिए ये एक फिक्स तापमान पर नहीं पिघलते, बल्कि धीरे धीरे नरम पड़ते जाते हैं। तो अब हम अपना पूरा ध्यान लगाते हैं क्रिस्टलीय ठोसों पर। इनकी जो ये एकदम परफेक्ट व्यवस्था है ना, इसके पीछे एक तरह का अदृश्य ढांचा, एक ब्लूप्रिंट काम करता है। यही ब्लूप्रिंट इन्हें इनकी खास बनावट और गुण देता है। तो चलिए इसी ढांचे को और करीब से समझते हैं। इस ढांचे का एक नाम है क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग का ढांचा होता है ना, लोहे के सरियों का जाल, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये बिंदुओं का एक 3D पैटर्न है जो बताता है कि परमाणु, अणु या आयन ठीक ठीक कहां पर बैठेंगे। ये ही पूरे क्रिस्टल का, आप कह सकते हैं, बुनियादी जियोमेट्रिकल ढांचा है। और हाँ, अगर क्रिस्टल जालक पूरी इमारत का ढांचा है, तो एकक कोष्ठिका या जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं, वो उस ढांचे को बनाने वाली एक ईंट है, बस एक ईंट। ये उस पूरे जालक का सबसे छोटा हिस्सा है, जिसे अगर आप बार बार हर दिशा में दोहराते जाएं, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक तैयार हो जाता है। इसका मतलब पूरे क्रिस्टल को समझने के लिए बस इस एक ईंट को समझना काफी है। अब ऐसा नहीं है कि ये ईंटें यानी यूनिट सेल सब एक जैसी होती हैं। ये भी कई तरह की होती हैं और इनकी पैकिंग में बहुत फर्क होता है। जैसे देखिए, सरल घनीय या सिंपल क्यूबिक में सिर्फ 52.4% जगह ही भरी होती है, मतलब काफी जगह खाली है। ये बहुत एफिशिएंट नहीं है। फिर आता है बीसीसी, जिसमें ये बढ़कर 68% हो जाता है, ये बेहतर है। और फिर है एफसीसी, जिसमें 74% जगह भर जाती है, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जो आंकड़े हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो यहीं से बात आती है एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की, निबिड़ संकुलन, या जिसे क्लोज पैकिंग कहते हैं। मतलब कणों का एक दूसरे से बिल्कुल सटकर एकदम कस के बैठना। देखिए, नेचर में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, तो परमाणु भी हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम जगह में सबसे ज्यादा मजबूती से पैक हो जाएं। चलिए देखते हैं कि यह प्रोसेस आखिर होता कैसे है। इसे समझना बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सोचिए सारे परमाणु एक सीधी लाइन में लग गए, ये हो गया 1D पैकिंग। स्टेप 2, अब ऐसी कई लाइनों को एक दूसरे के बगल में रख दीजिए, बन गई एक 2D परत, एक चद्दर जैसी। स्टेप 3, और आखिर में इन 2D परतों को एक के ऊपर एक रखते जाइए, बस बन गई 3D संरचना। और हाँ, इन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने का तरीका ही तय करता है कि स्ट्रक्चर HCP बनेगा या CCP। और ये नंबर, इसे तो बिल्कुल याद कर लीजिए, 74%, 74%। ये सबसे कुशल, सबसे एफिशिएंट पैकिंग है, चाहे वो HCP हो या CCP। इनमें उपलब्ध जगह का ठीक 74% हिस्सा ही परमाणुओं से भरा होता है, इससे ज्यादा नहीं। ये नेचर में पैकिंग की, कह सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, अभी तक हम जिस क्रिस्टल की बात कर रहे थे, वो एक परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल था। लेकिन हम सब जानते हैं, असल दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है ना?
तो क्रिस्टल में भी कुछ न कुछ अपूर्णताएं या यूं कहें कि दोष यानी डिफेक्ट्स होते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये दोष अक्सर बहुत ज्यादा काम के होते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है कि एक क्रिस्टल में दोष ही उसे उपयोगी बनाते हैं। ये लाइन पूरी कहानी बदल देती है। मतलब जिन्हें हम गलतियां या खामियां समझ रहे थे, असल में वही क्रिस्टल को उसके अनोखे और काम के गुण दे रही हैं। ये दोष कोई कमी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। ये दोष भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे शॉटकी दोष में क्या होता है, कुछ परमाणु अपनी सही जगह से गायब ही हो जाते हैं। और फ्रेंकल दोष में कोई परमाणु अपनी जगह तो छोड़ता है पर क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, बल्कि अंदर ही किसी खाली जगह में जाकर फिट हो जाता है। इनके अलावा अशुद्धता दोष भी होते हैं, जहां कोई बाहरी परमाणु क्रिस्टल में आ जाता है। मतलब क्रिस्टल के इस ब्लूप्रिंट में हर टाइपों का अपना एक अलग असर होता है। तो चलिए अब इन सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, जालक, पैकिंग और दोष, इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर उन बड़े बड़े गुणों को कैसे बनाते हैं जिन्हें हम असल दुनिया में देखते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए, परमाणुओं की यही व्यवस्था तय करती है कि कोई चीज बिजली की अच्छी सुचालक होगी या कुचालक। यही चीज उसके चुंबकीय गुणों को भी तय करती है, मतलब वो चुंबक से चिपकेगी या नहीं। और हां, कोई चीज कितनी कठोर होगी या कितनी आसानी से टूट जाएगी, ये भी इसी पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, अदृश्य दुनिया का सीधा असर हमारी दृश्य दुनिया पर पड़ता है। और अगर इसका सबसे बढ़िया, सबसे सटीक उदाहरण देखना है तो वो है सेमीकंडक्टर्स में होने वाली डोपिंग। हमारे कंप्यूटर चिप्स, हमारे स्मार्टफोन्स, ये सब तभी काम करते हैं जब सिलिकॉन जैसे एकदम शुद्ध क्रिस्टल में जानबूझकर कंट्रोल के साथ थोड़ी अशुद्धता मिलाई जाती है, यानी अशुद्धता दोष पैदा किया जाता है। यहां दोष का इतना शानदार इस्तेमाल होता है कि उससे पूरी टेक्नोलॉजी चलती है। तो आखिर में एक सवाल छूट जाता हूं, जरा सोचिए, अगर हम परमाणुओं के इस आर्किटेक्चर में मौजूद दोषों को, इन डिफेक्ट्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना सीख जाएं, तो भविष्य में कैसे कैसे कमाल के नए पदार्थ बन सकते हैं। क्या हम सुपरकंडक्टर्स बना पाएंगे या ऐसी सामग्री जो कभी टूटे ही ना। संभावनाओं का कोई अंत नहीं है और ये सोचना ही कितना अच्छा, अपने आसपास देखिए जरा, जो भी चीजें दिख रही हैं, आपकी मेज, फोन, शायद कुर्सी, ये सब ठोस हैं, राइट? पर कभी सोचा है कि इनकी सतह के ठीक नीचे, एकदम परमाणुओं के लेवल पर क्या चल रहा है? आज हम ठोस अवस्था यानी अ सॉलिड स्टेट की इसी छिपे हुए फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही कमाल की पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, हीरा और ग्रेफाइट दोनों, दोनों सिर्फ एक ही चीज से बने हैं, कार्बन। लेकिन हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और ग्रेफाइट इतना नरम कि उससे पेंसिल बनती है। एक ही तत्व और जमीन आसमान का फर्क। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वजह है इसकी? इसका जवाब परमाणुओं की व्यवस्था में छिपा है। जी हाँ, अरेंजमेंट। देखिए, किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वो बना किससे है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके अंदर परमाणु यानी एटम्स जमे कैसे हुए हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। और यही वो चाबी है जो सारे राज खोलेगी। तो परमाणुओं की इसी जमावट के आधार पर हम सॉलिड्स को मोटे तौर पर दो बड़ी फैमिलीज में बांट सकते हैं। एक तरफ है एकदम परफेक्ट ऑर्डर, एक व्यवस्था, और दूसरी तरफ है केओस यानी अव्यवस्था। चलिए इन दोनों को जरा करीब से देखते हैं। और ये दो फैमिलीज हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय सॉलिड्स में एटम्स एक बहुत ही रेगुलर, डिसिप्लिन्ड पैटर्न में सजे होते हैं। सोचिए जैसे सोल्जर्स परेड में खड़े हों। नमक, चीनी, ये सब इसके बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी तरफ हैं अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस सॉलिड्स। इनमें एटम्स की कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होती, जैसे किसी भीड़ में लोग खड़े हों, कोई पैटर्न नहीं। कांच या प्लास्टिक इसी कैटेगरी में आते हैं। और यहीं पर हमारी डायमंड वाली पहेली का पहला बहुत बड़ा क्लू छुपा है। तो सवाल ये है कि ये क्रिस्टलीय व्यवस्था आखिर दिखती कैसी है? इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल जालक, या जिसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, ये एक तरह का 3D मैप है, या कह लीजिए एक बिल्डिंग का मास्टर ब्लूप्रिंट, एक अदृश्य ढांचा जिस पर हर एक परमाणु अपनी तय जगह पर बिल्कुल सटीक तरीके से बैठा होता है। अब इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स दिखने वाला जो लैटिस है ना, वो असल में एक बहुत ही छोटी बेसिक यूनिट के बार बार रिपीट होने से बनता है। इस सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट को हम कहते हैं
एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पूरी दीवार बस एक ही तरह की ईंट को बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे जोड़कर बना दी जाती है। ये यूनिट सेल बिल्कुल वही ईंट है। और मजे की बात यह है कि ये ईंटें भी अलग अलग तरह की होती हैं। सबसे कॉमन क्यूबिक यूनिट सेल्स में 3 मेन टाइप्स हैं। पहला सिंपल क्यूबिक, जिसमें एटम्स सिर्फ कोनों पर होते हैं। दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC, इसमें कोनों के अलावा एक एटम बिल्कुल सेंटर में बॉडी के बीचों बीच होता है। और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक या FCC, इसमें कोनों के साथ साथ क्यूब के हर फेस यानी हर सतह के सेंटर में भी एक एक एटम होता है। और ये जो छोटे छोटे फर्क है ना, इनके नतीजे बहुत बहुत बड़े होते हैं। तो ये जो यूनिट सेल का टाइप है, यही तय करता है कि एटम्स एक दूसरे के कितने करीब, कितनी कसकर पैक किए जा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब दी गई जगह में कितना स्पेस एटम्स ने घेरा है और कितना खाली है। और ये चीज़ सीधे सीधे किसी भी मटेरियल की डेंसिटी और उसकी स्टेबिलिटी पर असर डालती है। तो सबसे एफिशिएंट पैकिंग कौन सी है? मतलब स्पेस का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो सकता है? जवाब है 74%। FCC और HCP स्ट्रक्चर्स में एटम्स दी गई जगह का 74% हिस्सा भर देते हैं, जो कि मैक्सिमम है। और ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अब देखिए, नेचर भी इसी एफिशिएंट पैकिंग को पसंद करती है। जैसे कोई फल वाला संतरे जमाता है ना, वो अनजाने में यही प्रिंसिपल यूज कर रहा होता है। तो ठीक है, अब हमारे पास सारे पीसेस हैं, वो सारी जानकारी है जो हमें हमारी शुरुआती पहेली को सुलझाने के लिए चाहिए। अब वक्त आ गया है उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को, यानी एटम्स की दुनिया को, हमारी मैक्रोस्कोपिक दुनिया से, जिसे हम देख सकते हैं, उससे जोड़ने का। चलिए अब हीरे और ग्रेफाइट के उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब यहाँ देखिए, हीरे में क्या होता है? हर कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स से जुड़कर एक मजबूत 3D नेटवर्क बनाता है, एक जाल जैसा जो हर तरफ से जुड़ा है। इसी वजह से वो इतना ज्यादा हार्ड होता है। दूसरी तरफ ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स 2D शीट्स या परतों में जमे होते हैं। एक परत के अंदर तो बॉन्डिंग स्ट्रांग है, पर 2 परतों के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। नतीजा, ये परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह। और यही चीज ग्रेफाइट को नरम और स्लिपरी बनाती है। तो देखा, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, संरचना ही सब कुछ है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। असल दुनिया में कोई भी क्रिस्टल 100% परफेक्ट नहीं होता। उनमें कुछ न कुछ इम्परफेक्शंस यानी दोष या डिफेक्ट्स जरूर होते हैं। और कमाल की बात यह है कि अक्सर यही गलतियां या कमियां हैं जो मटेरियल्स को उनकी सबसे यूजफुल प्रॉपर्टीज देती हैं। तो ये डिफेक्ट्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि इनके बिना हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल ही नहीं सकती। हम जानबूझकर कंट्रोल्ड तरीके से क्रिस्टल्स में इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां मिलाते हैं ताकि सेमीकंडक्टर्स बन सकें, जो आपके फोन और कंप्यूटर का दिल है। यही डिफेक्ट्स मटेरियल्स की ताकत को बदल सकते हैं, उन्हें रंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि साइंस में परफेक्शन हमेशा बेस्ट चीज नहीं होती। कभी कभी खामियां ही काम आती हैं। तो कुल मिला के बात इस एक लाइन पे आ जाती है, पदार्थों के गुण उनकी संरचना और उनमें मौजूद दोषों पर निर्भर करते हैं। बस यही इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं और उस अरेंजमेंट में क्या क्या इम्परफेक्शंस हैं, यही 2 चीजें मिलकर हमारी पूरी फिजिकल दुनिया को, हमारे चारों ओर की हर चीज को डिफाइन करती हैं। तो अगली बार जब भी कोई सॉलिड चीज हाथ में लें, चाहे वो आपका फोन हो, एक पत्थर हो या नमक का एक दाना, तो सिर्फ उसकी बाहरी सतह को मत देखिएगा, उसके अंदर झांकने की कोशिश कीजिएगा। परमाणुओं के उस छिपे हुए अनोखे शहर के बारे में सोचिएगा। और ये सवाल जरूर कीजिएगा कि हमारे चारों तरफ की चीजों में, इन संरचनाओं में